आज के इस विलाय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर सप्ताह की तरह आज फिर हम एक राष्ट्रीय और सामाजिक समस्या पर न्यायशील मार्गदर्शन परम पूज्य गुरुदेव जी से प्राप्त करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज का प्रश्न है वो पुरुषोत्तम बंधु जी का जबलपुर से है, जिन्होंने पूछा है कि न्याय क्या है, न्याय की जरूरत किसे और क्यों है, संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तो न्याय को ही समझ लें। न्याय एक मानवीय सामाजिक जीवन मूल्य, एक सिद्धांत है और आदर्श के रूप में पूरे मानव समाज को ये प्रिय लगता है। मन में तर्क की सामर्थ्य है, तर्क से वाक शक्ति का उदय होता है, वाणी चलती है, वकील बनते हैं, वाकपटु होते हैं, वकालत करते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के वकील अपनी बात रखते हैं। विवेक रूपी जज जो न्यायाधीश कहलाता है, वो किसी निष्कर्ष पे आता है पक्ष विपक्ष के तर्कों द्वारा। तमाम वकीलों के तर्कों, गवाहों के बयान, गवाहों को साक्षी कहते हैं, जो वहां आंख सहित उपलब्ध थे और देख रहे थे। उनके तमाम यथार्थ के पर्यवेक्षणों द्वारा जज किसी एक निष्कर्ष पे आता है, निर्णय देता है कि कोई बात कितनी सत्य है, इस आधार पर वो फैसले करता है। तो सत्य का निचोड़ निकालना, यथार्थ को जानना, कोई घटना घटी है तो वास्तव में क्या थी, वो कौन उसमें जिम्मेदार है, कौन अपराधी है या नहीं है, इसका फैसला कोर्ट में न्याय कहलाता है। और दोनों पक्ष और विपक्ष के हितों को जो वास्तव में प्रतिष्ठित करे, किसी भी पक्ष और विपक्ष के हितों को हानि न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखते हुए जज एक निर्णय देता है, उसको न्याय कहते हैं। तो ये न्यायालय की प्रक्रिया के जरिए आपको समझाया। सामान्यतः न्याय एक सिद्धांत है जो मानवीय समाज और राष्ट्र का आदर्श है, आधार भी है, लक्ष्य भी है और धर्म भी है। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है, व्यवस्था से है। तो एक गुणात्मक व्यवस्था है जो सत्य के सर्वहितकारी सिद्धांत पर निष्पक्ष न्यायकारी निर्णय को जन्म देता है, जिसमें पक्ष विपक्ष या प्रत्येक पक्ष के समुचित हित सुरक्षित हो। तो समुचित शब्द के द्वारा इसकी परिभाषा होती है। तो समुचित शब्द को ऐसा समझ लें कि इसमें दो शब्दों का योग है, एक सम और दूसरा उचित। तो एक तो उसमें समत्व का लक्षण हो, दूसरा उसमें औचित्य का लक्षण हो। तो समता और औचित्यता दोनों को मिला करके एक जो
हित अहित का निर्णय होता है वही न्याय है। तो प्रत्येक पक्षकार के समुचित हित सुरक्षित हो, एक तो समानता हो, दूसरा उसमें औचित्य भी शामिल हो, उचित होना, एप्रोप्रिएट, प्रॉपर। जैसे कि किसी को बुखार है तो उसको पेट दर्द की दवा खिलाना उचित नहीं कहलाता। एप्रोप्रिएट दवा जो है वो सिर दर्द वाली दी जानी चाहिए, तब उसका सिर का दर्द ठीक होगा, नहीं तो पेट दर्द की दवा खाने से सिर दर्द नहीं ठीक होगा। तो इसे औचित्य कहते हैं। और समता क्या है कि दो लोगों का सिर दर्द कर रहा है तो दोनों को ही दवा दे दी जाए, ऐसा नहीं कि एक को दिया दूसरे को नहीं दिया। फिर एक को पेट दर्द है और दूसरे को सिर दर्द है, तो दोनों को समान रूप से पेट दर्द की दे दी अथवा समान रूप से सिर दर्द की दे दी तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों की बीमारी अलग अलग है। तो उचित ये है कि दोनों की दवा जिसको जो सुटेबल है, उचित है, वो दे दी जाए। और समता ये है कि दोनों को ही दवा दे दी जाए। तो ये दोनों का सामंजस्य, समता और औचित्यता का एक बढ़िया अद्भुत सामंजस्य है जो समुचित शब्द के द्वारा प्रतिष्ठित होता है और न्याय को परिभाषित करता है। तो पहले तो न्याय का ये मुद्दा समझ लिया। अब ये मानवीय क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया कि मन से ही तर्क होते हैं। जिन जिन प्राणियों का मानसिक विकास नहीं है तो वो उचित अनुचित का कोई तर्क, सम विषम का कोई तर्क वो नहीं कर सकते। कुछ भी अंतसंत बोलेंगे, कुछ भी अंतसंत करेंगे, अपना हित भी न्यायोचित वो नहीं समझ पाएंगे क्या है, और दूसरों का हित भी नहीं समझ पाएंगे वास्तव में क्या है। तो हित और अहित का बोध जो है वो मनोबुद्धि से ही होता है। जिनका आईक्यू विकसित हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है। शारीरिक विकास तो तोते का भी है, हाथी का भी है, कुत्ते का भी है, भेड़िए का भी है, शेर का भी है, चीते का भी है, लेकिन वो न्यायोचित काम नहीं कर रहे हैं। शेर जो है दूसरे के बच्चों को उठा के खा जा रहा है, फाड़ दे रहा है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के हितों का ख्याल नहीं रख पा रहा है, सोच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सोच और ये तर्क आएंगे कहां से? मन से। तो मानवीय जो समाज है उसका आदर्श ये तार्किक न्याय है। जो लोग अभी मानव नहीं बने हैं तो उनका तर्क ही नहीं काम करेगा, तो आप उनको सही गलत समझा ही नहीं पाएंगे। उचित अनुचित, हित अहित का बोध ही उनको नहीं दे पाएंगे। तो इस कारण से वे लोग न्याय को अपना ना आदर्श मान सकते हैं, ना ही न्याय को जंगल में कभी लागू कर पाएंगे। तो उनका सामाजिक जीवन मूल्य जो है वो नहीं है। पशुओं का झुंड होता है, इसलिए पशुओं का समाज नहीं कहलाता, मनुष्यों का समाज कहलाता है। जहां समत्व का बोध हो, समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह ही समाज है। एक सबसे बढ़िया परिभाषा है, समान हितों के लिए परस्पर सहमत व्यक्तियों का समूह ही समाज है। एक प्यारी सी परिभाषा है ये परिभाषा। आप किसी भी भैंसों के बीच में, गायों के बीच में, हाथियों के बीच में, शेरों के बीच में अथवा उन सब प्राणियों के बीच में आप इस परिभाषा को वहां इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको समाज नहीं कहते। आपने कभी सुना कि जंगल के समाज में आज ऐसी घटना घट गई? नहीं, मानवीय समाज होता है और इसमें अखबार में इसके समाज की बात उठती है। समाज शास्त्र इसीलिए किसका है? मनुष्यों का। उसमें जंगल
जीवन का उसमें उल्लेख नहीं रहता। क्यों? जंगली प्राणियों के बारे में उसमें समाजशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? क्योंकि वे झुंडगत रहते हैं, समाजगत वो नहीं रहते, समान हितों के लिए सहमत नहीं रहते, एक दूसरे के हितों को लगातार भी लोग हानि पहुंचाते हैं। एक कुत्ते के सामने आप 2 रोटी फेंक दो, 2 कुत्ते हैं तो जो उसमें ताकतवर होगा वो दोनों कब्जा कर लेगा। एक भूखा वहीं पर जो कमजोर है बैठा रहेगा और वो कुछ बोलेगा तो उसकी हड्डी पसली भी तोड़ देगा। तो पशुओं को चूंकि हित और अहित, उचित और अनुचित का कोई तर्क दे के भी कुत्ते को नहीं समझा सकते कि देखो तुम अन्याय कर रहे हो छोटे कुत्ते के साथ। कमजोर कुत्ता अपना हित नहीं सुरक्षित रख पा रहा है, मजबूत कुत्ता उसके हितों का चिंतन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें तर्क है भी नहीं और तर्क समझने की भी बुद्धि नहीं, तो वो खुद से तर्क मानसिक कर नहीं सकता और बौद्धिक समझ भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं समझा सकता। तो मनोबुद्धि से जो शून्य है उनके समाज का ही जन्म नहीं होता। तो सामाजिक जीवन का जो आदर्श है, आधार है, धर्म है, वो उनको कैसे पचेगा? तो केवल मानव समाज और मानवीय राष्ट्र में ही ये न्याय संभव है और न्यायालय भी वहीं स्थापित होगा। न्याय के अनुरूप विधि विधान का निर्माण भी वहीं हो पाएगा। संविधान, अभी जो दुनिया में संविधान चल रहे हैं उनमें किसी में भी न्याय का विधान नहीं है। भारतीय संविधान जो है उसमें भी वर्णन है उद्देशिका में आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, लेकिन देश में और उस संविधान में भी आगे न कहीं आर्थिक न्याय का कहीं उल्लेख है और न किया जाता है, न उसमें सामाजिक न्याय है, न राजनीतिक न्याय है, और न इससे संबंधित कोई विधेयक बना आज तक। संविधान के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है, केवल उद्देशिका में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि वो जंगल राज का संविधान है। समता का जिसके अंदर विधान ही नहीं है तो संविधान कैसे होगा? सम्यक विधान ही तो संविधान है। सम्यक कहाँ है? परिपक्वता कहाँ है? परिपूर्णता कहाँ है? बहुत अधूरापन, खोखलापन। 2 नागरिकों के हितों का संरक्षण ही नहीं। एक को शिक्षा मिलती है, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को शिक्षा मिलती है, दूसरे नागरिक को नहीं। एक नागरिक को रोजगार मिलता है, दूसरे नागरिक को नहीं। एक नागरिक को आवासीय सुविधाएं मिलती हैं, दूसरे नागरिक को नहीं। एक नागरिक को चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं मिलती हैं, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को पेंशन मिलती है, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को बीमा मिलता है, दूसरे को नहीं। एक नागरिक को बैंकिंग सुविधा है, दूसरे को नहीं। जबकि ये एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल और प्रोटेक्शन टू ऑल, ये मौलिक न्याय की घोषणा है। तो अंदर संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है और दुनिया के किसी भी राष्ट्र में न्याय संगत विधान नहीं बने हुए हैं, क्योंकि अभी मानव समाज का गठन ही नहीं हुआ। कहीं पर आपको आर्य समाज मिलेगा, कहीं मुस्लिम समाज मिलेगा, जैन समाज मिलेगा, सिख समाज मिलेगा, हिंदू समाज मिलेगा, लेकिन मानव समाज का कोई गठन नहीं है। तो एक मानवीय न्याय समाज गठित होना चाहिए। हमने इसका गठन किया था, उसकी सदस्यता खुली हुई है, कोई भी उसका सदस्य बन सकता है और उसके पदाधिकारीगण उसको पूरी दुनिया में जितने भी लोग उसकी मेंबरशिप लेना चाहें उसको दे सकते हैं। तो मानव समाज के जब सदस्य बढ़ेंगे तो वो अपना एक राष्ट्र बनाएंगे, एक सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे, उस राष्ट्र की सरकार बनाएंगे, तो वो बनते ही सब एकदम ठीक हो जाएगा। उस समाज में क्या है कि वहां पे एजुकेशन टू ऑल होगा। सामाजिक व्यवस्था का ये दायित्व होगा न्याय समाज में कि वो प्रत्येक नागरिक की या अपने प्रत्येक
न्याय समाज के सदस्य की शिक्षा अनिवार्य रूप से 25 वर्ष तक की पूरी सुलभ कराएगा। फिर इसके बाद उस समाज के प्रत्येक नागरिक परिवार को एक रोजगार सुनिश्चित कराएगा। फिर उस समाज के प्रत्येक सदस्य को एक आवासीय भूखंड बस्ती में सुलभ कराएगा। फिर उसको चिकित्सा सेवा सुलभ कराएगा ताकि वो रोगाणु कीटाणु उसे मार ना दे, सुरक्षित रहे, तो संरक्षण चाहिए, प्रोटेक्शन। तो ये चारों बातें जो दे सके और इन चारों बातों को गारंटीड करने के लिए प्रत्येक सदस्य को मताधिकार दे कि वो नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर सके। तो 12 मताधिकार उसको मिलेंगे जिसमें सत्ता और व्यवस्था, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका का गठन विघटन और उसके द्वारा बनाए गए नियम नीति निर्णय को भी वो पारित खारिज कर सके। इसका मताधिकार उनको सुलभ। तो ये मताधिकार ही केवल दे दो तो जनाधिकार अपने आप ले लेते हैं हम लोग। तो मूल समस्या ये रहती है कि मिल्कियत वापस देता है न्याय समाज की, सबको समान रूप से वो मालिक मानता है। समान रूप से सब किसी समाज के सदस्य हैं तो समान रूप से वो मिल्कियत वाले हैं। तो इस बात से ये प्रमाणित होता है कि प्रत्येक को अपना मत प्रत्येक नियम नीति निर्णय आदि में व्यक्त करने का अधिकार है। उसकी सहमति से ही सब कुछ होगा। तो समाज में जिस चीज के बारे में बहुमत आ जाएगा वो पारित हो जाया करेगा, जिसके विरुद्ध बहुमत चला जाएगा तो वो खारिज हो जाया करेगा या अपदस्थ हो जाया करेगा या वो नियम विधेयक कैंसिल हो जाया करेगा। सीधे से सिद्धांत है कि मिल्कियत का बंटवारा अगर समुचित हो तो बाकी सब हिताधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। केवल मताधिकार ही एकमात्र सबके मिल जाए नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने, तो जनता तो खुद ही अपना बहुमत से सब पारित खारिज करेगी, कभी कोई अड़चन सवाल ही नहीं उठती। न्याय समाज के प्रत्येक सदस्य को ये 12 मताधिकार ये सुलभ होंगे। नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, जज चुनना, जज हटाना, और नियम पारित, नियम खारिज, नीति पारित, नीति खारिज, निर्णय पारित, निर्णय खारिज। ये 12 बातें हैं। तो 12 मताधिकार है, 12 बातों पर उसके सहमति होनी चाहिए। तो जन सहमति से शासन चलने लगता है। तो सार्वजनिक सरकारिता का दौर आ जाता है कि शासन सार्वजनिक हो जाता है। तो इसी को प्रजातंत्र, लोकतंत्र, सार्वजनिक तंत्र ऐसे नाम दे सकते हैं, डेमोक्रेसी। नहीं तो डोमिनोक्रेसी ही बनी रहेगी, डेमोक्रेसी कभी ना होगा। तो न्याय जो है वो सर्वसम्मत बात करता है, सबके साथ उसके हितों की गारंटी देता है, प्रत्येक नागरिक के हितों को सुरक्षित रखता है। तो ये कितना जरूरी है। और अब ये आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय में से केवल राजनैतिक न्याय कर दो तो आर्थिक सामाजिक न्याय सब खुद ही हो जाते हैं। ये 12 मताधिकार। तो ये सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय सब इसमें घुसे हुए हैं, चारों जनाधिकारों। इन जनाधिकारों पर ही 4 मानवाधिकार होते हैं। शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण के जो 4 जनाधिकार हैं, इनसे संबंधित ही 4 मानवाधिकार होते हैं। तो वो मानवाधिकार कहलाते हैं। इन जनाधिकारों के अनुरूप भी होते हैं। वो गुण, धन, सुख और स्वतंत्रता प्राप्ति के अधिकार है, मानवाधिकार। और शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्राप्ति का अधिकार जनाधिकार है। ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं। इसको समझोगे तो बहुत इनमें संयोग दिखाई देगा। और लेकिन ये मानवाधिकार और जनाधिकार तभी सुरक्षित होंगे जब आपके मताधिकार सुरक्षित हों, जनमत आधारित शासन। तो कोई ना कोई न्याय समाज बनेगा, न्यायशील राष्ट्र बनेगा, और वो राष्ट्र, उसके अधिकांश मानव प्रजाति जितनी भी है, तो सारी मानवता उसकी सदस्यता अपने आप लेने लगेगी। जिसको भी जानकारी होगी कि ऐसा है तो उसकी सदस्यता लेना वो पसंद करेगा।
अब ये सदस्यता बढ़ाएगा कौन, ये सब तक पहुंचाएगा कौन, ये जानकारी देगा कौन? तो इसके लिए इमोशनल कोशेंट स्तर के आदमी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनाए जाते हैं, तो वे लोग इसको अपने आप ही सब तक पहुंचा देते हैं। अभी चूंकि समाज में इस EQ स्तर के मनुष्यों का विकास अवरुद्ध है, बहुत नहीं मिलते हैं, इसी वजह से कार्यकर्ता विकसित करके बनाने पड़ रहे हैं। तो इसी वजह से इसमें समय लगता है। मानव का पिछड़ा हुआ होना, अब जैसे किसी आप जंगली क्षेत्र की तरफ चले जाइए जहां आदिवासी वनवासी लोग उस तरह के रह रहे हैं, तो वहां पे आपको IQ वाला बंदा भी ना मिलेगा, कोई इंटेलेक्चुअल कोशेंट भी नहीं मिलेगा। तो वहां इमोशनल कोशेंट की आशा कहां करते हैं? वहां तो कच्चा मांस चबा रहे हैं, उनको संवेदना कहां से जागेगी? अभी आज हम पढ़ रहे थे एक लेख, कोई पोस्ट, उसमें TN सेशन की चर्चा है कि वो कहीं जा रहे थे सपरिवार, तो रास्ते में उनकी वाइफ को एक बया का घोंसला होता है जो ऐसा सुंदर सा बनाती है, पेड़ों को लटका रहता है। तो उन्होंने देखा कि एक घोंसला वहां पे तो सुंदर दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि एक इसको निकलवा दीजिए, तो इसको घर में ले जाके सजाएंगे। तो TN सेशन ने गाड़ी रुकवा ली और उन्होंने गार्ड से कहा कि थोड़ा एक किसी बच्चे को बोलो उतार दे। तो वहां कुछ लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे बच्चे, तो उनसे कहा कि तुम एक निकाल दोगे तो तुमको 10 रुपए देंगे। तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि एक निकाल दोगे तो 10 रुपए देंगे, तो उसने सुना और देखा और मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं। तो TN सेशन खुद निकल आए, उन्होंने कहा कि बेटा निकाल दो, तुमको 50 रुपए दे देंगे। तो उसने उनको भी मना कर दिया कि 50 में भी नहीं निकालूंगा। तो उनको आश्चर्य हुआ कि भाई तुम 10 में चलो ठीक है, लेकिन 50 दे रहे हैं, तुम्हारा कौन सा इसमें मेहनत लग रहा है, निकाल दो। तो उसने कहा नहीं, इसमें मेहनत कहाँ लगना है, वो तो मैं 1 मिनट में जाऊंगा उसको लेके आ जाऊंगा। तो दिन भर चढ़ते उतरते बच्चे पेड़। उसने कहा वो तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं उसको। तो उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि उसमें उसके बच्चे हैं अंदर घुसे हैं, तो जब वो दाना चुगाने चिड़िया आएगी और वो उनको नहीं पाएगी तो उसको कितना दुख होगा। तो बोले आप इसके 50 भी देंगे तब भी मैं नहीं निकालूंगा, 100 देंगे तब भी नहीं निकालूंगा, मतलब मैं उसको निकालूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बच्चे हैं। TN सेशन को सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े बड़े IAS और इतनी सी बात, बोले हमारी तो सारी डिग्री धरी की धरी रह गई एक अनपढ़ बच्चे के सामने। उसकी संवेदना बढ़ी चढ़ी देख करके उन्होंने कहा कि क्या फायदा है हमारी डिग्रियों का जिनको इतनी भी संवेदना नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लेख पढ़ रहे थे, हमने नलिन को भी भेजा उसको पढ़ने के लिए कि देखो संवेदना कितनी महत्वपूर्ण बात है। IAS बन के भी ये जागे की गारंटी नहीं है। अब वो IAS तो बन गए, क्षत्रिय की पोस्टों पे चले गए, प्रशासनिक अधिकारी बन गए, राजकीय पदों पे बैठ गए, लेकिन राजकीय योग्यता नहीं, क्षत्रियत्व कि तू जो भूखा रहे तो मुझसे ना खाया जाए, अपने लिए सब अच्छा अच्छा सुविधा जुटाते रहते हैं और प्रजा के लिए, प्रजा को ना शिक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, कितनी कठोरता है। तो कठोर राजा बनाया, IQ वाले राजा बनाए जिनके अंदर संवेदना ही नहीं, सेंसिबिलिटी है सेंसिटिविटी नहीं, समझ है संवेदना नहीं, बुद्धि है हृदय नहीं। ऐसी दशा में TN सेशन ने कहा कि मैं तो बहुत लज्जित हुआ, उस बच्चे ने हवा ही निकाल दी, सारी डिग्री उन्होंने कहा सब हमारी धरी की धरी रहेगी, हम उस बच्चे के सामने बहुत तुच्छ सिद्ध हो गए, बड़े दुख ओढ़ी गए। तो आप सोचिए
संवेदना क्या है। ये जैसे जैसे इमोशनल क्वेश्चन के लोग बढ़ेंगे, विकसित होंगे, वैसे वैसे इस दुनिया को अच्छे स्तर के क्षत्रिय मिलेंगे, संरक्षक मिलेंगे, प्रबंधक मिलेंगे, प्रशासक मिलेंगे, और दुनिया को सुंदर बना के रख देंगे वो। तो ये सब पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि मानव समाज वो है जो ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये 4 प्रकार का आदमी होता है। 5वां जो है निषिद्ध है, तो समाज से बाहर रहता है। तो न्याय समाज ये 4 प्रकार के वर्ण दशा के लोगों की व्यवस्था है। इन्हीं को प्राचीन भाषा में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जाति में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से ये सब नष्ट हो गया। पुनः ये PQ, IQ, EQ, SQ में कन्वर्ट हो, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक विकास के अनुसार ये वर्णक्रम घोषित हो। हमारा विद्यालय इसको दे रहा है, सर्टिफिकेट हम लोग बाकायदा दे रहे हैं जो पास आउट कर रहे हैं फाइनली। तो स्कूल से निकलते समय सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं। कल भी आयोजन था, हमने कई बच्चों को दिया, 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। तो जीवन को ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो हृदय जिनका काम करता हो, छाती जिनकी काम करती हो, क्षत्रिय स्तर के लोग हों, जो पूरी दुनिया में न्याय के कंसेप्ट को स्थापित कर सकें। न्याय का कंसेप्ट कोई ब्राह्मण स्तर का आदमी दे सकता है, जिसका विवेक काम करता हो। ब्रह्म विवेक से ही न्याय निष्पक्ष हो पाता है, सबके हित को निष्पक्षता से प्रेस्क्राइब करता है। तो ये पहुंचेगा, संविधान का आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय सब होगा, लेकिन ये मनुष्य लोक में होगा। पशुओं के लोक में, जंगल राज में ये संभव नहीं है। अब ये मानव समाज का जो हम गठन कर रहे हैं, इस समाज की जो व्यवस्था सामने आएगी तो इसमें रहेगा न्याय। तो जितने इसके सदस्य भी बढ़ेंगे, उतनी तेजी से इसके समाज का पुनर्गठन होगा, सामाजिक ऐसी बस्तियों का निर्माण होने लगेगा मानवीय, और वहां पर उसी तरह की कृषि, उसी तरह का वाणिज्य, उस तरह का राज्य, उस तरह का नेतृत्व न्याय संगत मिलने लगेगा सबको, और जीवन धन्य बनेगा। तो बात स्पष्ट हुई होगी। और बंधु जी को धन्यवाद गुरु जी। न्याय ही सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन का आधार है, और न्याय धर्म सभा पिछले 30 वर्षों से लगातार समाज और राष्ट्र में न्याय की प्रतिष्ठा के लिए कार्यरत है। क्योंकि न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, और अपने न्याय का प्रचार अपने स्वजनों के बीच करते रहें। अगले सप्ताह फिर एक नई सामाजिक समस्या पर न्यायशील मार्गदर्शन जानने के लिए परम पूज्य गुरु जी के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।